हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर चुके हैं और अब रिवीजन के तौर पर हमने हर एक यूनिट से 500 क्वेश्चन की एक सीरीज बना करके सॉल्व करना शुरू किया है, जिसे हम पर डे रात को 8 बजे आपको पहुंचाते हैं। इसी क्रम में आज हम 5वें यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज हम 500 के बजाय 550 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बहुत सारी बातें किए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहले कुछ प्रश्न मैंने सुशासन से संबंधित डाले हुए हैं, चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 के पहले संस्करण का विमोचन कब किया गया? फटाफट आंसर कीजिए। देखिए इस टाइम पर आपको अपने आप को टेस्ट नहीं करना है कि मुझे कितना आता है। अगर आपको आता है तो फटाक से आंसर कर लीजिएगा और नहीं भी आता है तो सीख लीजिए। अभी हमें अपने आप को चेक करके मोरल डाउन नहीं करना है। हमारा उद्देश्य इस परीक्षा में पास होना है। अच्छे से रिवीजन कीजिए, खूब सारा रिवीजन कीजिए। 2-3-4 घंटे का समय एमसीक्यू के लिए निकालिए। 4 अप्रैल 2022 को ये सुशासन रिपोर्ट आया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? फटाफट बताइए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपको पता होगा, पहला राज्य मध्य प्रदेश है। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 कब लागू हुआ? फटाफट बताइए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 कब लागू हुआ? 21 सितंबर 2011 को ये अधिनियम हमारे मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। नाम आपको सबको पता है, सॉरी 21 नहीं 24 दिसंबर याद रखना है, थोड़ा सा इसको सुधारें। 24 सितंबर 2011 को, देखो 2010 में आया और 2011 में लागू हुआ और उसमें भी कौन सी तारीख है? 24 सितंबर हमें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 का नारा क्या था? क्या नारा था इस अधिनियम का? फटाफट बताइए। बहुत अच्छा नारा है इसका, सुशासन की नई पहल। क्या है इसका नारा? सुशासन की नई पहल। और आगे बढ़ते हैं। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस हमारे मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में जो है 25 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसके जन्म दिवस की या किस उपलब्धि में इस 25 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए सुशासन दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे राजनेता रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्रारंभ में कितने विभागों की सेवाएं दी गई थी? आपको याद होगा शुरुआत में 16 विभागों की 52 सेवाएं जो हैं वो शुरू की गई थी। कितने? 16 विभागों की 52 सेवाएं। आज तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में कितने विभागों की कितनी सेवाएं इसमें संचालित हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के कार्यों विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार पर जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? फटाफट बताइए कौन सा ऐसा पहला राज्य है जो इस कार्य को किया है? मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात यूडीएआई और जो रजिस्टर है जनसंख्या रजिस्टर उसको जोड़ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला जिला कौन सा है जहां महत्वाकांक्षी समाधान एक दिन योजना, ये नाम याद रखना, महत्वाकांक्षी समाधान एक दिन योजना लागू की गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, को याद रखना है। जबलपुर में ये एक दिन समाधान योजना लागू की गई थी। फटाफट आगे बढ़िए। ईमेल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आप सबको पता है कि ईमेल नीति लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ये मैं सुशासन नाम के टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन निकाल लिया हूं ताकि आपको समझ में आने लगे कि हम किस लय में चल रहे हैं, किस पैटर्न पे हमको आगे बढ़ना है, किस पैटर्न पे एग्जाम आएगा। मध्य प्रदेश में जीएसटी कब पारित हुआ? फटाफट बताइए। पारित हुआ है, देखिए लागू होना और पारित होना में अंतर है। अगर यहां पर लागू होना आंसर होता तो फिर 1 जुलाई 2017 हो जाता, लेकिन जीएसटी एक्ट हमारे यहां लागू नहीं हुआ। पारित कब हुआ? तो आंसर होगा 3 मई 2017 को मध्य प्रदेश में ये लागू हुआ, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की जा रही है? फटाफट बताइए कि स्टेट डाटा सेंटर कहां खोला जा रहा है मध्य प्रदेश में? भोपाल में खोला जा रहा है। ये आपका आंसर सही होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश अभियान, क्या है ये? आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश अभियान कब शुरू किया गया? फटाफट बताइए कि आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश अभियान कब शुरू हुआ है?
आपको याद रखना है 26 जनवरी के दिन ये शुरू हुआ था, उससे आपको पकड़ हो जाएगी। 26 जनवरी 2010 को आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश अभियान हमने शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में महिला नीति को कब लागू किया गया? देखिए मध्य प्रदेश में महिला नीति लागू की गई है। कब लागू की गई है? 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसके बाद, तब तक तो वो लड़की होती है, 19 में वो महिला बनती है। तो महिला नीति जो है 19 मई को लागू हुई थी। कब हुई थी? 19 मई। आपको ये याद रखना है। तारीख याद कराने के लिए मैंने आपको इस पैटर्न पे 18 और 19 वाला रूल बताया, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 19 मई 2015 याद रखिएगा। इंटरनेट चलाने का अधिकार क्या है? कौन सा अधिकार है इंटरनेट चलाने का? अभी जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को बैन किया गया था। फटाफट आंसर कीजिए कि इंटरनेट चलाना हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आर्टिकल 21 इसका अच्छे से आंसर हो जाएगा। मनरेगा के तहत काम दिया जाता है, यह किस अनुच्छेद के तहत का पालन करता है? आप सबको पता है कि काम पाने, लोक सहायता पाने और ऐसे सारी सहायताएं पाने का अधिकार जो है वो डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हमें आर्टिकल 41 में दिया गया है। तो इसका आंसर जो है वो आर्टिकल 41 होगा। आप सबको ये याद होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। जननी सुरक्षा योजना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जननी सुरक्षा योजना किस अनुच्छेद का पालन करती है? देखो जननी सुरक्षा योजना जो है वो जननी सहायता से संबंधित जितनी भी ये प्रसूति सहायता, जननी सहायता, वो सब आर्टिकल 42 का पालन करती है। नशा मुक्त भारत, देखो हमारे संविधान में पोषण को बनाए रखने या पोषाहार और उनकी सुरक्षा की बात की जाती है, वहीं पर नशा भी है। और नशा और पोषाहार की बातें जो है वो आर्टिकल 47 में की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? 47। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान किस अनुच्छेद का पालन करता है? फटाफट आंसर कीजिए। स्वच्छ भारत अभियान अभी मध्य प्रदेश में या भारत में बहुत जोर शोर से हमने लागू किया, तो ये किस अनुच्छेद का पालन करता है? फटाफट बताइए। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे लगता है कि ये ऐसा पॉइंट है। देखो एक क्लू दे देता हूं मैं, जितनी भी पर्यावरण से संबंधित बातें हैं वो सब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो प्राण और पर्यावरण को जोड़ लो तो पर्यावरण और स्वच्छता सब एक ही जैसे हैं। आर्टिकल 21 इसका आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। कुपोषण से सुपोषण अभियान, तो कुपोषण और सुपोषण नशा मुक्ति के साथ हमें याद रखना है। आर्टिकल 47 इसका आंसर हो जाएगा। तो पोषण, कुपोषण, नशा मुक्ति ये सब चीजें आर्टिकल 47 की विषय वस्तु है। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है या परिपालन हो रहा है, चल रही है? कौन सी विधानसभा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट कमेंट करके बताना। मध्य प्रदेश में अभी 16वीं विधानसभा संचालित हो रही है। श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में पहली बार कब मुख्यमंत्री बने थे? आप सबको ये तो पता है कि ये 3 बार मुख्यमंत्री बने, बहुत लंबा कार्यकाल रहा। अभी मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। हमें ये पता करना है कि मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह सरकार आई थी वो कब आई थी। आपको फटाफट आंसर करना है कि शिवराज सिंह सरकार मध्य प्रदेश में पहली बार कब आई थी। जल्दी से आंसर कीजिए। शिवराज सिंह सरकार मध्य प्रदेश में पहली बार 2005 में आई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? आप सब लोगों को मैंने राष्ट्रपति शासन कब कब लगाया, देखो 3 बार लगाया था, 1977, 1980 और 1992। तो हमने आपको ये याद करा रखा है कि 1977 में कौन थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? आपको याद होना चाहिए श्यामाचरण शुक्ल थे। उस पैटर्न पे आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश में अभी 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। आपको आंसर होगा सी, मतलब दोनों। यहां थोड़ा सा मैं रुक जाता हूं। एक विषय जिससे मुझे बहुत परेशानी होती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बच्चे या तो अच्छा कमेंट नहीं करना पसंद करते, और कमेंट करते हैं तो बहुत होशियार चंदो जैसा सुझाव देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेरे सहयोगी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपसे 1 रुपया हम शुल्क के रूप में वसूल नहीं करते, और हम इस बात का एहसान भी नहीं जता रहे हैं कि हम आप पर कोई एहसान कर रहे हैं। ये हमारी स्वेच्छा है कि हम अपने देश में कुछ सुधार करना चाहते हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इस पे किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई हमसे कोई ये कह नहीं रहा है कि कीजिए, ये हम अपनी इच्छा से करते हैं। लेकिन कोई भी टीचर जब 500 क्वेश्चन बिना देखे बोर्ड पर सॉल्व कराता है और उससे 1, 2, 4 बड़ी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती है, तो वहां आप तूफान मचा देते हैं कि आप कैसे गलत हो गया, कैसे गलत हो गया। ये चीजें गलत है, ये उस टीचर के मोरल को डाउन करती है, और ऐसे में उस व्यक्ति द्वारा किए जाए कार्यों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको एक उदाहरण देकर इस बात को मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूं। आप सब लोग जानते हैं हम सबको किसने बनाया है? हम सबको ईश्वर ने बनाया है। आप सब जानते हैं मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, इतना अच्छा शरीर दिया, इतने शरीर के सिस्टमेटिक सारी संरचनाएं हैं हमारे शरीर में, बहुत बड़ा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बना हुआ है, और वो सब ईश्वर ने बनाया हुआ है।
अब हम देखते हैं कि भारत में 2% से ज्यादा लोग अंधे हैं या जन्मांध हैं, 4% से ज्यादा लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड की कैटेगरी में आते हैं जो जन्म से हैं। तो अगर भगवान जैसे व्यक्ति 4% लोग हैंडीकैप पैदा करते हैं, मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग इकाई जो होगी उसमें 4% गड़बड़ी हो रही है, तो हम ऐसे ही दुनिया में अगर इस बात को लागू किया जाए तो दुनिया में लगभग 6% लोग किसी न किसी तरीके से शारीरिक रूप से विकलांग है, अर्थात भगवान से भी बनाने में गलती होती है। तो हम तो आपके सामने जो खड़े हैं वो बहुत छोटे से शिक्षक हैं, और शिक्षक आपको शिक्षा देने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं है, बेचारे 100, 200, 400 रुपए का पेट्रोल जलाकर अपना काम कर रहा है, उसे भी आप मोटिवेशन नहीं देते हैं। कुछ अच्छे लोग तो कमेंट ही नहीं करते, और कुछ जो कमेंट करते हैं वो इतना बेकार कमेंट करते हैं कि टीचर का मोरल डाउन करते हैं। तो खैर, कृष्ण भगवान ने ये सीधा कहा है भगवत कथा में कि जितना धर्म को नुकसान जो दुश्मन है या जो शत्रु हैं उनसे नहीं पहुंचा, उतना ज्यादा नुकसान जो विद्वान है उनके चुप रहने से पहुंचा है। तो ऐसे में अगर आप कमेंट करके उनको मोटिवेट नहीं करेंगे तो शायद उनका मोटिवेशन डाउन होगा। खैर, मेरे अंदर तो मोटिवेशन इतना भरा हुआ है कि मेरा क्या ही कोई मोटिवेशन डाउन करे, लेकिन मैं अपने साथी सहयोगी शिक्षकों की बात कर रहा हूं कि अगर हम कोई कमेंट कर रहे हैं, या तो हम कमेंट करते ही नहीं है, और अगर हम कमेंट करते हैं तो फिर इतने होशियार बन के कमेंट करते हैं जैसे हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। ये चीजें थोड़ी सी सुधारनी है। 1-8% अगर गलती किसी से हो जाती है, वैसे हम कोशिश करते हैं कि मैं अपने कंटेंट में 100% शुद्धता रखूं। आपने देखा होगा कि मैं कोशिश करता हूं 99% शुद्धता हो, 100% शुद्धता हो, लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है, 1 या 2% मिस्टेक होती है, तो उसी दिन उस पेपर के सॉल्व हो जाने के बाद हम ग्रुप में मैसेज डालकर आपको समझाते हैं कि भैया इसका ये गलती से आंसर हो गया, या तो टाइपिंग मिस्टेक रहा होगा या हमसे कोई भूल हो गई होगी, उसे हम सुधार लेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर हमें कुछ सुधार करने के लिए, आप यहाँ पर कुछ सीखने आए हैं, ना कि किसी और की गलतियों के माध्यम से अपने आप को होशियार बताने के लिए। तो वो बताना बंद कीजिए। ये उन लोगों के लिए सलाह नहीं है जो चुपचाप अपने आप में पढ़ाई कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो विशेष रूप से होशियार बनकर कमेंट करते हैं। देखिए, कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं। आपने अगर किसी टीचर ने कुछ गलत पढ़ा दिया है तो आपको कमेंट करके उसे सलाह देनी चाहिए कि ये ठीक कर लिया जाए, शायद ये गलत है। लेकिन ये रिक्वेस्टिंग फॉर्म में हो सकता है या सुझाव रूप में हो सकता है या आदेश देने के रूप में होता है, तो थोड़ा सा अपमानित करने वाली बात होती है। आप इस परंपरा को उस रूप में आगे निर्वहन करें जैसे शिक्षक और छात्र के रूप में है। आप बड़े बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हमारे टीचर्स का मोटिवेशन डाउन होता है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लगाता है? आप सबको पता है कि आदर्श आचार संहिता जो है वो चुनाव आयोग लगाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए जल्दी से कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। कौन से आर्टिकल में संयुक्त अधिवेशन है? तो आर्टिकल 108 में दिया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? फटाफट आंसर करके बताइए कि मध्य प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उनकी नियुक्ति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आप सबको पता हो, आर्टिकल 316 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री कौन है? आपको मैंने कोट बना करके बताया, रवि भाग करके, रवि भाग के गया द्वारिका। ये हमारी कोट की पहली लाइन थी। रविशंकर शुक्ल, भगवंतराव मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू, तो तीसरे मुख्यमंत्री जो है वो कैलाशनाथ काटजू हो जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता अपना इस्तीफा किसे देते हैं, या मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता अपना इस्तीफा किसे देंगे? आप सबको पता हो कि महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है और उसे ही अपना इस्तीफा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? आपको याद रखना है, अभी जो विधानसभा चल रही है 16वीं विधानसभा है, और इस 16वीं विधानसभा में महिलाएं कितनी है आपको याद रखना है। ये हमारा साथ देने के लिए, 7-2, ये इस 7-2 के लिए आए हैं, तो 2 और 7 ऐसे हमें याद रख लेना है। 27 महिलाएं हमारी इस विधानसभा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो 16वीं विधानसभा में इसको बढ़ाओ, 1 से 2 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा, तो 27 महिलाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है?
देखिए मध्य प्रदेश हो या किसी भी राज्य में हो, मध्य प्रदेश हो या कोई और राज्य हो, जो मंत्री परिषद है वो हमेशा राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि राज्यपाल ही उसे नियुक्त करता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल जो है वो राज्यपाल के, या मंत्री परिषद बोले या मंत्रिमंडल बोले, वो सब राज्यपाल के अधीन रहेंगे। अगर हम यहाँ किसी एक विशेष मंत्री की बात करते तो फिर अलग बात हो जाती, तो फिर आंसर अलग हो सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानेतर संस्था है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, संवैधानेतर संस्था कौन सी? देखो वित्त आयोग आर्टिकल 280 में दिया गया है, तो ये तो संवैधानेतर नहीं हो सकता। निर्वाचन आयोग 324 में दिया है, संवैधानिक संस्था है। अंतरराज्य परिषद भी नहीं है। तो हमारे आर्टिकल जो है उसमें संविधान में नीति आयोग का वर्णन नहीं है, अर्थात ये संविधान से इतर। देखो संविधानेतर शब्द का अर्थ समझो, संविधान से इतर, इतर मतलब पृथक, संविधान में जिसका वर्णन नहीं वो संविधानेतर कहलाता है। तो यह नीति आयोग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव में सर्वप्रथम महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए कि मध्य प्रदेश में कौन से नंबर पर 50% आरक्षण दिया था? आपको याद रखना है सबसे पहले मध्य प्रदेश ही वो राज्य था जिसने 50% आरक्षण दिया। आगे बढ़ते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत में किस क्रम की राष्ट्रपति हैं? फटाफट आंसर कीजिए। ये मैं आपसे चाहता हूं कि ऐसा अच्छा अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप उसका बहुत अच्छे से आंसर कीजिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मैंने आपको रटवा रखा है, हर एक राष्ट्रपति के नाम मैंने आपको रटवा रखे हैं, तो कमेंट करके बताना। ये इतना ज्यादा सरल, मतलब इस श्रेणी के प्रश्न अगर कि 15 या 16, देखो 13 तो होगा नहीं, 17 भी नहीं होगा, 15 होगा या 16 होगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, आपको आंसर हो जाए। चलो कमेंट करके बताना जल्दी से। मैंने आंसर कर दिया। वैसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है, कौन सलाह देता है? हमारे संविधान में आर्टिकल 280 में एक वित्त आयोग नामक संस्था की बात की गई है, और ये वित्त आयोग सलाह देता है कि जो केंद्रीय कर होंगे उनको केंद्र और राज्य में किस अनुपात में बांटे जाने चाहिए। तो केंद्र और राज्य में बांटे जाने वाले करों के अनुपात का निर्धारण जो है वो वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था। देखो आप क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो है वो हमें फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 1956 में देखने को मिलता है। 1956 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक संवैधानिक संकल्प या सरकारी संकल्प के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखेंगे। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो है वो सरकार के संकल्प से हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव जो हैं वो कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं? तो क्रम मतलब पूछा जा रहा है कि कितने, कौन से व्यक्ति है, नंबर वाला, तो वो पद के बारे में नहीं है, व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। तो इनका जो नंबरिंग है वो आपको याद रखना है, ये 20वें नंबर के हैं। द्रौपदी मुर्मू 15 हो गया, मोहन यादव 20 हो गया, तो आसानी से ये याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का उल्लेख है? आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो याद रखने हैं। विधानसभा का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 168 में पड़ता है। कहां पड़ता है? 168 में। आप इसे याद रखने के लिए थोड़ा सा कनेक्टिंग प्रोसेस का उपयोग कीजिएगा कि हमारे संविधान में आर्टिकल 168 जो है, 168 विधानसभा का, तो फिर अगला विधान परिषद का, तो ऐसे ही क्रम से याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अब अधिकांश लोग यहाँ रवि विजय कुमार मलिमत लगाने वाले हैं, लेकिन ये इस 24 तारीख को 24 मई को रिटायर हो गए हैं। तो अभी कार्यवाहक जो हाईकोर्ट के जज हैं उसके रूप में शील नागू कार्यरत हैं। अगले वाले जो जस्टिस हैं वो आए नहीं है अभी अपने पद पर। खेल दिल्ली से उनका जो स्थानांतरण होने वाला, मतलब उसके लिए निर्धारण हो चुका है, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए आज की तारीख में आंसर जो है वो शील नागू होगा। एग्जाम में जब आंसर आप करेंगे तो वहां जस्टिस संजय कुमार नाम आपको लिखना है, यहाँ ऑप्शन में नहीं है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? आपको सबको पता है कि मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता मध्य प्रदेश में प्रशांत सिंह है। और प्रशांत सिंह कहां से संबंध रखते हैं? मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, कहां के निवासी हैं? आपको याद रखना है ये जबलपुर के निवासी हैं। याद रखेंगे कि जबलपुर के निवासी प्रशांत सिंह मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि विजय कुमार मलिमत जो हैं अभी रिटायर हुए हैं 24 तारीख को, हमको सबको समझ में आ गया। 24 मई को जो रिटायर हुए रवि विजय कुमार मलिमत, ये कौन से क्रम के हमारे चीफ जस्टिस थे? ये 27वें नंबर के CJ ऑफ मध्य प्रदेश थे। चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रवि विजय कुमार मलिमत 27वें नंबर के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? आपको बताना है मध्य प्रदेश शासन की दूसरी महिला मुख्य, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा मैं बता रहा हूं, पहला आप कमेंट करके बताएंगे। अभी वीरा राणा जो है वो मध्य प्रदेश शासन की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी।
तो दूसरी महिला मुख्य सचिव मैंने बता दिया, पहली आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव कौन से संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं? ये उज्जैन दक्षिण से संबंध रखते हैं, आपको याद रखना है, उज्जैन दक्षिण इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला किस विधानसभा सीट से संबंध रखते हैं? तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जो है वो रीवा सीट से संबंध रखते हैं। और आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा किस विधानसभा सीट से संबंध रखते हैं? आपको याद रखना है, मल्हारगढ़ मंदसौर जिले से संबंधित हैं। पहले हमारे वाणिज्य विभाग के मंत्री रहे और अब वर्तमान में जगदीश देवड़ा जो है वो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मध्य प्रदेश महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? देखो, मध्य प्रदेश का महाधिवक्ता हो या किसी भी राज्य का महाधिवक्ता हो, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। आपको याद रखना है, राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अब आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि महाधिवक्ता का आर्टिकल कौन सा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत पंचायत का कार्यकाल का वर्णन है? आपको याद करना है, पंचायत का कार्यकाल जो है वो ईयर में है, ईयर से दिया है। ईयर जो है वो ई इंपॉर्टेंट है, इसलिए आर्टिकल 243 ई में इसका वर्णन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में पंचायतों के आरक्षण की व्यवस्था है? फटाफट बताइए। आर्टिकल 243 में पंचायतों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन के संबंध में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है? तो निर्वाचन में आउट ऑफ कोर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, आउट ऑफ कोर्ट में ओ इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका आंसर जो है वो आउट ऑफ कोर्ट ओ हो जाएगा। आर्टिकल 243 ओ जो है उससे संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को कर लगाने की शक्ति है? देखो, कर किस पर लगाया जाता है? कर घर पर लगाया जाता है। तो कर घर है तो घर पे एच है, एच माने हाउस, हाउस माने घर, घर पे लगा दिया कर। याद रह जाएगा कि पंचायतों का कर व्यवस्था एच में दी गई है। पंचायती राज किस अनुसूची का विषय है? आपको याद होना चाहिए कि पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का? राज्य सूची का। यहाँ कोई मतभेद ना हो। अगर किसी क्वेश्चन में मुझसे जल्दी में कोई गलती भी हो जाती है तो आप कमेंट करके बताएं, अगर आप सही होंगे तो मैं उसे सुधार लूंगा कमेंट करके, या मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम उसे सुधारेंगे। चलिए जल्दी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नगर पालिकाओं की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? नगर पालिकाओं की पी फॉर परिभाषा होती है, तो पी फॉर परिभाषा जो है वो आर्टिकल 243 पी में दी हुई है। क्यू में गठन, आर में रचना संरचना की बात होती है, एस में समितियां दी हुई, टी में आरक्षण दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इतनी स्पीड से आपको क्यों सॉल्व कराता हूं क्वेश्चन? क्योंकि मैं चाहता हूं कि 2 घंटे में मैं आपके 500-600 क्वेश्चन करवा दूं, ताकि आपके माथे का बर्डन कम हो जाए। आपकी अगर तैयारी में कोई कमी रह रही हो तो वो भी हम आपके साथ में इन क्वेश्चंस के माध्यम से दूर करें। नगर पालिकाओं को कर लगाने की शक्ति कहां है? एक्स में टैक्स है तो एक्स में नगर पालिकाओं की है, और एच में पंचायतों की कर लगाने की शक्ति है, तो एच याद रखेंगे पंचायत की कर लगाने की शक्ति, और एक्स याद रखेंगे नगर पालिकाओं की कर लगाने की शक्ति। आगे बढ़ते हैं। नगर पालिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, तो नगर पालिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो आर्टिकल 243 टी से की गई है। कब से की गई है? आर्टिकल 243 टी। याद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय में एक अभियोग न्यायालय के रूप में कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत सावधानी रखिएगा। कभी कभी हमारे दिमाग में रटा हुआ सर्वोच्च न्यायालय होता है, हम पहला आंसर देखकर उसे सही मान लेते हैं, लेकिन ऐसे में थोड़ी सावधानी रखिएगा। आर्टिकल 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। जब ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा था तो मैंने भी यही गलती की थी। ऐसे में आपको याद रखना है, आर्टिकल 215 जो है वो हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है, और इस क्वेश्चन में हाई कोर्ट की बात की गई है, इसलिए आपका आंसर जो है वो हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय 215 के तहत करना है। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट बताइए कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ये थोड़ा सा बहुत धैर्य रख करके आंसर देने वाला क्वेश्चन है। देखो, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से करता है। किसके परामर्श से? करता तो राष्ट्रपति है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके परामर्श से? आपको याद रखना है, राज्यपाल के परामर्श से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन भारित होता है। आप सबको याद रखना है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन राज्य निधि पर भारित होता है। किस पर भारित होता है? राज्य निधि पर भारित होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक उच्च न्यायालय ने दूसरे उच्च न्यायालय के में एक जज का हस्तांतरण कौन कर सकता है? जल्दी से बताइए कि कौन कर सकता है? भैया देखो, राज्यपाल तो एक राज्य से दूसरे राज्य में कर नहीं सकता है, तो फिर एक ही व्यक्ति बचता है, राष्ट्रपति जो है वो एक जज का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर कर सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? फटाफट बताइए कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ सीजे आयु जो होते हैं, उनको राज्यपाल शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? शपथ राज्यपाल दिलाता है।
हाल ही में 106वां संविधान संशोधन लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था करता है। आपको याद रखना है कि कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करता है, ये 33% आरक्षण की व्यवस्था करता है। और आगे बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर के 62 कर दी गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत जनरेट करके पूछे जाते हैं। आर्टिकल 41वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई थी या लाई गई थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर के प्रशासनिक जज किसे नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि भैया किसे हमारे जो प्रशासनिक जज है वो नियुक्त किया गया है। बहुत अच्छा आंसर है, आपको आंसर याद होना चाहिए। विवेक रूसिया को प्रशासनिक जज नियुक्त किया गया, क्योंकि चीफ जस्टिस तो सबको याद होता है, चीफ जस्टिस के अलावा एक प्रशासनिक जज भी होता है जो विवेक रूसिया को बनाया गया, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी, तो कौन सी सिफारिश की थी? फटाफट आंसर कीजिए। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर या ग्राम स्तर अर्थात 3 स्तरीय व्यवस्था, केवल जिला और मंडल अर्थात 2 स्तरीय व्यवस्था, केवल जिला स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा उसने केवल जिला, ब्लॉक और तीनों स्तर, मतलब गांव, ब्लॉक और जिला तीनों स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था का पालन किया था। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न बात है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? आप सबको पता है कि संविधान की अंतिम व्याख्या जो है हमारा न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वो प्रस्तावना के आधार पर संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। खैर संविधान के मूल पॉइंट्स के आधार पर भी होती है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के कोरम कुल कितने सदस्यों से मिलकर बनता है? आपको याद होना चाहिए कि कोरम जो है वो 1/10 सदस्यों से मिलकर। कोरम क्या होता है? तो कोरम को हम कहते हैं गणपूर्ति। क्या कहते हैं? गणपूर्ति। तो अगर गणपूर्ति इतने लोग नहीं आते हैं तो संसद का सत्र नहीं लगाया जा सकता है, या उस सदन की जो मीटिंग है उसे मान्य नहीं किया जाएगा। तो लोकसभा में 1/10 होना चाहिए, 1/10 का रूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान में लागू थे, नहीं थे। उक्त शब्द 1976 में जोड़े गए, ये बात सही है। उक्त शब्द 1985 में संशोधित किए गए, नहीं। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्य को उनके गठन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आज सब लोगों को जब मैंने भूगोल पढ़ाया था तो ये टेबल पढ़वाई हुई है, संविधान में भी ये टेबल आपको याद कराई हुई है। आंध्र प्रदेश का गठन 1956 में, 1953 में आप सबको पता हुआ है। नागालैंड 1963 में गठित हुआ, सिक्किम 1975 में, और हरियाणा में कपिल देव ने 6 छक्के मारे थे। इससे हमें ये याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश आएगा 1 नंबर, उसके बाद नागालैंड आएगा तो 2 नंबर, उसके बाद हरियाणा आएगा 4 नंबर और फिर 3। तो 1 2 4 3 इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 4 3 इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी बनाइए। चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में वर्णित होता है, आप सबको याद है। निर्वाचन आयोग 324 की विषय वस्तु है। वित्त आयोग 280 में वर्णित है, आप सबको पता है। सीएजी आर्टिकल 148 में है और 315 में हमारे संघ लोक सेवा आयोग है। तो ये जोड़ी आसानी से बनाई जा सकती है, फटाफट आंसर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग कब संवैधानिक रूप से गठन किया गया? आप सब लोगों को याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है उसका जो गठन है वो 1 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 1 फरवरी 1994 को। यहाँ अधिकांश लोग 1 अप्रैल 1994 याद रखते हैं, वो काम करने की बात होती है। 1 फरवरी आपको संवैधानिक रूप से गठन की बात याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्य मुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यपाल को कार्य मुक्त कर सकता है, बहुत गंभीर प्रश्न पूछा गया है। संविधान में वर्णित है, संविधान में वर्णित नहीं है। स्वास्थ्य या सम्मेलनों की स्थिति में या निर्देशों के साधन के द्वारा। तो आपको याद रखना है संविधान में ऐसी किसी भी बात का वर्णन नहीं है, इसका आंसर होगा संविधान में वर्णन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा विधेयक की प्रकृति का निर्धारण करता है, या कौन व्यक्ति है जो विधेयक में बताता है कि ये वित्त विधेयक है, साधारण विधेयक है, ये धन विधेयक है? तो लोकसभा अध्यक्ष को ये शक्ति होती है कि वह विधेयक की स्थिति का निर्धारण करता है कि वो विधेयक किस प्रकार का विधेयक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? क्योंकि राज्य सरकार की जो कार्यकारी शक्ति है वो मूल रूप से राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सहायता से, किसकी सहायता से? मंत्री परिषद की सहायता से कार्य करेगा। तो आंसर होगा राज्यपाल और मंत्री परिषद। होशियार चंद कुछ लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री पे आंसर करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में काम करता है, जबकि संविधान में इन शब्दों का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
पुरुषों महिलाओं दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करेंगे, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में कहां वर्णित किया गया है? आप सबको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 याद आ रहा होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है। मेरा बस चले तो 395 आर्टिकल याद कराऊं, लेकिन अभी समय का अभाव है। निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? ऐसा कौन सा एक शब्द है? देखो, अटॉर्नी जनरल हमारे संविधान में है, सीएजी है, कैबिनेट का भी है, बाद में जोड़ दिया गया, लेकिन बजट शब्द आज तक हमारे संविधान में नहीं है। आर्टिकल 112, 14, 16 आप तीनों आर्टिकल देखोगे तो वहां वार्षिक वित्तीय विवरण आपको वर्ड दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में आता है? 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कौन सा विषय आता है? बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जो वन है वो समवर्ती सूची का विषय है, सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, स्टॉक एक्सचेंज केंद्र सूची का विषय है, कृषि भी राज्य सूची का विषय है। तो ये राज्य, ये केंद्र, लेकिन वन जो है वो समवर्ती सूची के विषय के रूप में आता है। 1976 में जब हमने 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती में डाला था तो उसमें ये एक था, मापतोल बाट, उसमें ये दूसरे थे। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? देखिए, राजा नरेश चंद्र रहे हैं, गोविंद नारायण रहे हैं, मंडोई रहे हैं, तो वीसी शुक्ला जो है वो मध्य प्रदेश के कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन विधेयक प्रारंभिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। संविधान संशोधन कहां प्रस्तुत किए जाते हैं? लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में, 2/3 राज्यसभा, तो कहीं पे भी, कि राज्यसभा लोकसभा कहीं पे भी, तो इसका आंसर होगा किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा या राज्यसभा, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा, मतलब पिछली विधानसभा की बात की जा रही है। ये वाली विधानसभा कौन से नंबर की विधानसभा है? ये 16वीं विधानसभा है, आप याद रखेंगे। तो वर्तमान विधानसभा 16वीं है, तो उसके अध्यक्ष कौन है ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है नरेश प्रजापति जो थे वो पिछली विधानसभा के अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है आप सबको याद रखना है? तोमर जी वर्तमान में जो है। आपको कौन सी सीट से लोकसभा और विधानसभा या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं ये भी बताना है कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9 है, 10 है, 9 है, 12 है, 10 है और 11 है। तो अभी क्योंकि इसने ना तो लिखा वर्तमान और ना ही लिखा प्रारंभ, तो आपको आंसर वर्तमान मान करके देना है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, तो इसका आंसर जो है वो 12 अनुसूची हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा कैसे भंग होती है? राज्यसभा, आप सबको पता है कि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भंग ही नहीं होता। तो सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रपति 5 साल में भंग कर देता है, लोकसभा के साथ स्वतंत्र रूप से। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब ऐसी स्थिति बने तो आप होशियार मत बनिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर भी आंसर हो सकता है। इसी स्थिति में विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन में संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? हमारे संविधान में आर्टिकल 29 और 30 जो है वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। तो आर्टिकल 30 में भी मातृभाषा का वर्णन है और आर्टिकल 350A में भी है, क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित आर्टिकल है। हमारे यहाँ भाषा से संबंधित आर्टिकल 343 से शुरू होते हैं, 351 तक चलते हैं। उसमें 350 क में मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। कैसे हटाए जा सकते हैं? सीबीआई की जांच पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, भारत के बार काउंसिल की रिपोर्ट पर और संसद के महाभियोग प्रेषित होने पर। तो इसका आंसर होगा संसद में महाभियोग जब पारित होगा तभी वो हटाए जा सकते हैं। ये जांच फांच की बात नहीं की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के किस सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश भाग नहीं लेते हैं। अटॉर्नी जनरल और महान्यायवादी ऐसा व्यक्ति है जो सदन का सदस्य ना होने के बाद भी बैठकों में भाग लेता है, आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ये पॉइंट याद रखना है, थोड़ा सा मिस हो जाता है। हमें ऐसे प्रश्नों में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि कहीं कोई ऐसी स्थिति ना हो जाए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें। विधानसभा की सदस्यता के लिए, अब देखो यहां पर विधानसभा की सदस्यता शब्द की बात हो गई है, तो जैसे ही सदस्यता शब्द आता है तो फिर आंसर जो है वो 21 वर्ष हो जाता है। सदस्यता 21 वर्ष में ली जा सकती है। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। 18 वर्ष में वयस्क मताधिकार वाला प्रावधान होता है, आपको याद रखना है। 21 वर्ष में हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं, जैसे सरपंच या स्थानीय निकाय के, और जो विधानसभा है उसके लिए 25 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो विधानसभा में जो सदस्य संख्या है वो 25 वर्ष के लिए है।
आपको आंसर मिल गया होगा। अब ये तीनों ही स्थितियां मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, मैं आपको क्लू दे रहा हूं कि 21 या 25 में से आपको एक आंसर कमेंट करके बताना है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, मैं 21 करना है या 25। क्वेश्चन पर ध्यान दो, विधानसभा की सदस्यता है, ये सदस्यता शब्द का उपयोग किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? देखो, हमने आप सब लोगों को कोड बना करके मध्य प्रदेश के सारे राज्यपाल याद कराए हुए हैं। सीता पट से रेड्डी हो गई तो रेड्डी तो थे, सरल कुमारा शरीफ था वहां, पाटस्कर भी थे वहां, गोविंद नारायण सिंह आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची में है, जबकि हमने यहाँ क्वेश्चन राज्यपाल से पूछा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद नारायण सिंह। ये ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत का प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। कौन कार्य करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में पंचायत एवं नगर पालिकाओं से संबंधित 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन उस समय किए गए जब भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 1992-3 में? बताइए जल्दी से। 1992-3 में पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे। हम 1992-3 की कर रहे हैं, तब जब भारत में संविधान संशोधन करके विकेंद्रीकरण किया गया था। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होती है? आपको याद रखना है, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 4 ऐसे राज्य दे दिए जो चारों ही कंफ्यूज कर सकते हैं। कोड हमने बना रखा है अमीमेत्री। क्या कोड है हमारा? अमीमेत्री। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो यहाँ मणिपुर ऑप्शन में है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर आंसर हो जाएगा, क्योंकि असम, मेघालय इस कोड में फिट होते हैं। अ फॉर असम, म फॉर मेघालय और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम है ये, मणिपुर नहीं याद रखना, मणिपुर इसका अपवाद है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, सबकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा ताकि काम जो है कंटिन्यू रूप से चलता रहे? याद रखना, लोकसभा का अध्यक्ष क्योंकि काम भागीरथ ना हो जाए इसलिए उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है, और उसी समय से उपाध्यक्ष जो पीठासीन के रूप में लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका निभाना शुरू कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पद तक ही पद पर बना रहता है? देखो, निर्वाचन आयोग तो आर्टिकल 324 में संविधान के अनुसार बना रहता है, या आर्टिकल 124 में वर्णित है वहां बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों से चुना जाता है। तो ऑब्वियसली आंसर आपका राज्यपाल होगा। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण या इच्छा अनुसार पद धारण करता है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास में होती है? देखो, वास्तविक पूछा है, अगर नाम मात्र पूछ ले तो वास्तविक जो है वो प्रधानमंत्री के पास, और अगर ये नाम मात्र या कुछ भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करता तो फिर राष्ट्रपति हो जाता। कि अगर पूछा जाता संसदीय शासन में कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है तो फिर आंसर राष्ट्रपति होगा, क्योंकि वास्तविक शब्द जोड़ दिया तो आंसर प्रधानमंत्री लगाना पड़ेगा हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभु संपन्न, लोकतंत्र। ये जो कल्याणकारी राज्य है ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है, जबकि प्रस्तावना में ऐसा कोई शब्द हमें नहीं मिलता है। तो आपको याद रखना है, लोक कल्याणकारी शब्द हमें वहां नहीं लिखा हुआ है प्रस्तावना में। राज्य की विधानसभा में सत्र अवसान का आदेश कौन देता है? फटाफट बताइए कि जो सत्र आहूत करना है, अवसान करना है, सत्र लगाना नहीं लगाना, ये सब कार्य किसके होते हैं? ये सब कार्य राज्यपाल द्वारा संचालित किए जाते हैं, क्योंकि राज्यपाल ही उस सदन का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में नहीं है? आप सबको पता है, पहले ये 14 थी, 15वीं जोड़ी 21वें संविधान संशोधन से, फिर 67वें और फिर 72वें संविधान संशोधन। इस प्रकार कुल हमने 22 भाषाएं जोड़ ली हैं। तो 22 भाषाओं में कौन सी एक भाषा नहीं है? आपको याद रखना है, 22 भाषाओं में जो भोजपुरी भाषा है वो शामिल नहीं है। भोजपुरी अभी भी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? हमारे देश में दोहरी नागरिकता जो है वो अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है? अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? जल्दी से बताइए। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई थी। कहां? मैंने ये संविधान के स्त्रोत जब आपको याद कराए थे तो ये याद किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यात्मक शासन व्यवस्था जो अभी वर्तमान में अमेरिका में राष्ट्रपति शासन है उसका स्वरूप है। तो यह राष्ट्रपति शासन या अध्यक्षात्मक शासन अमेरिका की देन है। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका में जन्मी। लिखित संविधान पहली बार अमेरिका द्वारा
कब बनाया गया था, आप कमेंट करके बताएंगे। आज से 250 साल पहले, लगभग 250 साल के आसपास बनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। 17वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखो सॉरी 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में हमारे संविधान में किया गया है। अभी वर्तमान में 16वां वित्त आयोग बना दिया गया है। तो जो आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी इनके बारे में कुछ चर्चाएं उठी है, इसलिए ये प्रश्न मैंने डाल दिया है। मध्य प्रदेश के राज्य सचिवालय का सर्वोच्च पद क्या होता है? देखो राज्य का जो सचिवालय है उसमें कैबिनेट सचिव भी होता है, मुख्य सचिव, विशेष सचिव और राज्य सचिव सब होते हैं, लेकिन मुख्य सचिव जो होता है वो महत्वपूर्ण पद है। आपको याद रखना है, मुख्य सचिव जो है वो राज्य सचिवालय का प्रमुख व्यक्ति होता है, जो ही जिम्मेदार होता है पूरे प्रशासन के लिए। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल कौन थी? सरल कुमारा शरीफ से आपको याद हो गया होगा। सरला अग्रवाल मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल रही है, ये याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश प्रशासनिक सचिवालय का नाम क्या है? देखिए जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो सारे के सारे वल्लभ भवन से होते हैं, और वल्लभ भवन मध्य प्रदेश का क्या है? प्रशासनिक भवन, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश प्रशासनिक भवन वल्लभ भवन है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया गया, जो कि सही है। भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। अब ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रधानमंत्री के नाम मैंने आपको याद कराए हुए हैं। खैर मुझे तो ये क्वेश्चन आंसर याद है कि 10वें जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, मुझे रटा हुआ है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। तो केवल एक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, 2 इसका गलत है, क्योंकि 10वें की बजाय इन्होंने 9वां लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री में एक से अधिक बार पद नहीं संभाला? देखो श्यामाचरण शुक्ल 2 बार, भगवंत राय मल्ल भी हैं, मोतीलाल वोरा, अर्जुन मोती आपने पढ़ा। उमा भारती ने कुछ ही समय संभाला पद, लेकिन बाद में इन्होंने पद त्याग दिया था। उमा भारती आपको याद रखना है। बाबूलाल गौर, उमा भारती साथ साथ में बने थे, थोड़ा सा समय के लिए दोनों ही पद पर रहे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहली विपक्षी नेता कौन थी? विपक्षी नेता मतलब महिला की बात की जा रही है, चारों ही ऑप्शन में महिला है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? जमुना देवी, आंसर याद रखना। मध्य प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? देखो मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 निर्वाचित सदस्य हैं। एक आंग्ल भारतीय था, लेकिन अभी हमने संशोधन करके आंग्ल भारतीय को कॉन्सेप्ट हटा दिया। आप सब कमेंट करके बताएंगे कि कौन से संविधान संशोधन से आंग्ल भारतीय किसी भी राज्य की विधानसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं होगा, ये प्रावधान हटाया गया है या इसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है। आगे बढ़ाएंगे, 230 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राजस्व न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्व न्यायालय पूछा जा रहा है आपसे। तो राजस्व न्यायालय जो मध्य प्रदेश का है वो कहाँ है? सबसे टॉप में, मध्य प्रदेश के टॉप में क्या पड़ता है? यहाँ ग्वालियर पड़ता है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। आंसर क्या है? टॉप में ग्वालियर पे इसका मुख्यालय पड़ता है। राजस्व से संबंधित सारे काम, पटवारियों का प्रशिक्षण केंद्र हो गया है, राजस्व की बात हो गई, सब वहीं पे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तीसरी शाखा। अब देखो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ है, एक इंदौर में है और एक आप सबको पता है ग्वालियर में है। तो इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर हो गए। उसके अलावा भोपाल में तीसरी शाखा बनाए जाने की बात चली रही है, अर्थात तीसरा जो है वो प्रस्तावित भोपाल है। तीसरा आपको आंसर भोपाल करना है। मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? मध्य प्रदेश के पहला लोकायुक्त बहुत सरल है। देखो लोकायुक्त का काम क्या होता है? लोकायुक्त क्या करता है? लोकायुक्त जो है, जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित कार्य करता है उनको पकड़ने का काम करते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत दक्ष हो, कौन हो? दक्ष हो, उसी को हम लोकायुक्त बनाएंगे, क्योंकि किसी चोर को पकड़ने की बात हो रही है। तो पीवी दीक्षित इसका आंसर है। मैं इसलिए ये कोड बनाकर याद करा रहा हूं क्योंकि एक बार मैं भी कंफ्यूज हो गया था एनवी लोहानी और पीवी दीक्षित में, इसलिए मैंने इसको तब से ही रट रखा है अलग प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित है? सर्वोच्च न्यायालय हमारा 1-2 का 4 में है, आपको याद रखना है। चुनाव आयोग 3-2 का 4 में है। लोक सेवा आयोग 318 में है। और अटॉर्नी जनरल का जो प्रावधान है हमारे संविधान में, अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है, तो अटॉर्नी जनरल जो आर्टिकल 351, वैसे ये गलत है, 315 में होना चाहिए, ये एक पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो सही ढंग से सुमेलित नहीं है। देखो सर्वोच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल हमने 318 नहीं है, इनके 318 इसका आर्टिकल नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग का सही आंसर, लोक सेवा आयोग का भी सही है, लोक सेवा आयोग भी गलत है। तो इस प्रकार कौन सा सही सुमोलित है? तो एक ही आंसर जो है वो चुनाव आयोग वाला होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमने, जैसे मैं अभी थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए कंफ्यूज हुआ, कभी कभी हम नहीं वाला जो बीमारी है वो नहीं को नहीं पढ़ते हैं और कभी कभी नहीं को हाँ पढ़ लेते हैं और ऐसी स्थिति में गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन दिए, कोटेशन दिए हुए हैं दो। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सही बात है। राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर है। अब ये क्वेश्चन गलत हो गया अपने आप में। हमारे भारत में संविधान से ऊपर तो कोई पद है ही नहीं, संविधान के अधीन है जो भी है, तो ये अपने आप में गलत हो गया। तो ए सही है लेकिन आर गलत हो गया, तो ए सत्य है लेकिन आर उसकी व्याख्या नहीं करता, ये गलत है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। अभिव्यक्ति, संवैधानिक उपचार, संपत्ति, धर्म की स्वतंत्रता। तो संपत्ति भी था लेकिन ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्योंकि संपत्ति के अधिकार से हटा दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सदस्य कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। उम्मीदवार को जिस राज्य में चुना जाना वहां के मतदाता सूची से होना चाहिए। ये प्रावधान बिल्कुल गलत है भैया। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं, जैसे मनमोहन सिंह को असम उड़ीसा वाला क्षेत्र से चुनाव लड़ा करके राज्यसभा में पूछाया जाता था। वो राज्यसभा से रहे, भारत के प्रधानमंत्री बने और लाभ का पद। तो ये दोनों बातें सही है लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है दो गलत है, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न बात है, भारत के संविधान में निर्धारित लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या मतलब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछी जा रही है, जो कि 552 है। आपको याद रखना है 2026 तक हमारे यहाँ सदस्यों की संख्या 552 ही रहेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 552 आपको इसका आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? वर्तमान में विपक्षी नेता नहीं पूछा जा रहा है, ये पहले विपक्षी नेता की बात कर रहा है। तो विपक्षी नेता जमुना देवी रहे हैं, आप सबको पता है। वर्तमान में उमंग सिंगार है। वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? देखो, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष अर्थात हमारे जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जो है राज्यसभा के अध्यक्ष और भारत के उपराष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग कमेंट करके बताना है कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। आगे, मध्य प्रदेश में कौन से नेता नेहरू मंत्रिमंडल के में रक्षा मंत्री रहे और बाद में हमारे गृह मंत्री बने? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के एक विशेष नेता ऐसे हैं जो इन दोनों ही पदों पर अपनी भूमिकाएं निभा चुके हैं। अब ऐसे नेता का आपको आंसर याद रखना है कैलाशनाथ काटजू जो है, वो कैलाशनाथ काटजू ने दोहरी भूमिका निभाई थी। आपको याद रखना है ये नेहरू मंत्रिमंडल में भी रहे और बाद में गृह मंत्री भी बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत करती है। भारत सरकार का वित्त विधेयक में प्रस्तुत होता है। वित्त विधेयक कहां प्रस्तुत होता है? अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहां गलती होने के 100% चांस है। विधान परिषद में तो होगा नहीं, विधानसभा में नहीं होगा क्योंकि भारत सरकार हो गई। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। तो राज्यसभा में होता है क्या धन विधेयक? नहीं। निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न सदन। ये लोकसभा आपका आंसर है। यहाँ बहुत सावधानी से फूक फूक के कदम रखने हैं, जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं ऐसे आंसर। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार 15 वर्ष तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए। ऐसा कोटेशन या ऐसी मान्यता किस नेता की थी? ऐसी मान्यता भारत के पहले प्रधानमंत्री की थी। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि भारत में अगले 15 वर्षों में जब तक शिक्षा का विकास नहीं हो जाता तब तक हमें वयस्क मताधिकार को सरेंडर कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संसद का सचिवालय राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है, सरकार से स्वतंत्र रहता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन। देखो, न्यायालय के अधीन नहीं रहेगा, राष्ट्रपति के अधीन नहीं रहेगा, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद का सचिवालय जो है वो संसदीय कार्य मंत्री के अधीन रहेगा। आपको ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में सेंट्रल असेंबली में हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन ये किसने गाया था? आप सबको पता है, एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हमारे यहाँ की रही सुचेता कृपलानी ने पहली बार ये आधी रात्रि को, जब भारत आजाद हुआ और हमारा पाकिस्तान से विभाजन हुआ, तो उस दिन आधी रात्रि को इन्होंने जनगणमन और हमारा हिंदुस्तान गाना गाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या के एम मुंशी। ये प्रश्न बताना ना पड़े, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वही लोकसभा के अध्यक्ष बने और उसी के कारण से इनको संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो ही भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो याद रखना है, जो अंतरिम सरकार के भी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। तो यही है, लेकिन जेबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, वो याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश काल की केंद्रीय विधानसभा और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्षता का पद संभाला? अभी मैंने जिसके बारे में बात की, लोकसभा के अध्यक्ष पहले कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जेवी मावलंकर इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधिकारिक विंग मतलब अंग्रेजों वाली जो टोपी होती है उसको कहा जा रहा है आधिकारिक विंग।
को त्याग कर गांधी टोपी, गांधी जी वाली टोपी पहन करके संसद की अध्यक्षता करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो याद रखना है जेबी मावलंकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों वाली वो टोपी छोड़ दी और अपनी वाली जो देशी टोपी थी, गांधी टोपी जिसे कहा जाता था, वो अपनाई। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? देखो, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति रखता है। तो क्योंकि ये न्यायालय शब्द प्रश्न में नहीं है, अंडरस्टूड है कि न्यायालय की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत किया जाता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का, समान घर का, स्वतंत्रता का। तो यहाँ आंसर आपको याद रखना है, नहीं पूछा है तो समान घर सबको मिलेगा ऐसा कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। जबकि समानता है, स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 से लेकर, ये 14 से लेकर, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में, 19 से 14 से 18, 1922, ये तीनों आर्टिकल जो हैं वो विशेषताओं के रूप में, समान घर कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर है। नाम याद रखिएगा, आपको कमेंट करके मैंने पिछली बार भी पूछा था, अभी तक आंसर नहीं किया हो तो बताओ जल्दी से कौन से क्षेत्र या कौन से विधानसभा से संबंध रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? विभाजन कब हुआ था मध्य प्रदेश का? सन 2000 में, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था, तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे दिग्विजय सिंह थे। आपको याद रखना है, दिग्विजय सिंह के समय ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार राज्य के लोकसभा सीटों का आवंटन किसी जनगणना के आधार पर होता है। तो वर्तमान में जो आवंटन होता है वो 1971 की जनगणना के आधार पर होता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, 71 की जनगणना हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? देखो, संविधान सभा के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। यह बड़ी संख्या में समुदाय की मदद से काम करता था और उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों की का सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, पर्याप्त तो नहीं था। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया था। अब देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ गलत पूछा है। देखो, पहला जो समुदाय के आधार पर काम करता था, सही बात है, पारसी और सब लोगों का था, लेकिन पर्याप्त शब्द थोड़ा सा उसे गलत बना देता है। और आर्टिकल 1905 और 6ठी अनुसूची के प्रावधान भी यहाँ थे। तो ये जो क्वेश्चन है कि वयस्क मताधिकार, देखो सबको पता है कि हमारी